नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जीवों में परिवहन। जीवों में पेड़ पौधे और मनुष्य आते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे पेड़ पौधों में परिवहन। तो पेड़ पौधों में परिवहन जान रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि परिवहन होता क्या है। तो परिवहन की डेफिनेशन होगी एक पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना परिवहन कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम परिवहन कहते हैं। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन परिवहन की, तो आप नोट भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये है पेड़ का भाग। तो यहाँ पर ऊपरी भाग नहीं है, केवल हमें इतना ही भाग समझना है। तो ये जैसा देख पा रहे होगे आप, ये है पेड़ का तना और ये है पेड़ की पत्ती। इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन हमें इसमें समझना है तो मैंने इसका बड़ा साइज कर दिया। और नीचे है जड़ें। अब देखिए, जैसा कि हमें मालूम है, थोड़ा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। बेसिक ये है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ये स्वपोषी होते हैं, और जो मनुष्य होता है जिसमें हम आते हैं वे समपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी स्वयं अपना भोजन बना लेते हैं। जैसा कि सूर्य का जो प्रकाश पड़ा उस पर पेड़ पौधों पर, तो उन्होंने अपना भोजन बना लिया, यानी ग्लूकोज बना लिया। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लूकोज को हम भोजन कहते हैं। तो पेड़ पौधों का जो भी हरा भाग होगा उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, और जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी। जब क्रिया होगी तो वह अपना भोजन का निर्माण करेंगे। लेकिन हम विषमपोषी होते हैं, यानी इन पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो अब देखिए, ये तो हुई हमारा बेसिक के बारे में। अब इसमें पेड़ पौधों में जो परिवहन की भूमिका निभाते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम केवल आपको नाम याद रखना है, ये याद नहीं रखना है कि कौन क्या कार्य करता है, क्योंकि इसके नाम ही से हमें पता चल रहा है कि जाइलम यानी जल का और फ्लोएम यानी फूड का। तो जा से जल, फा से फूड। तो जाइलम करता है जल का परिवहन। तो जाइलम, जैसा कि हमें मालूम है, पेड़ पौधों में जब हम पानी देते हैं तो जड़ों में देते हैं, और जड़ों पर क्या पाए जाते हैं, मूल रूप पाए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका चित्र सहित से समझाता हूँ। अगर हम पेड़ को उखाड़ते हैं तो इस तरीके से निकलती हैं जड़ें। अब ये जो जड़ें हैं यहाँ पर मूल रोम पाए जाते हैं। जिस प्रकार रेशे देखे हुए हैं आपने, तो वही उसी प्रकार से मूल रोम होते हैं। जल का मूल रोम द्वारा अवशोषण हो गया। अवशोषण होने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि जाइलम कार्य करता है जल का परिवहन। तो जाइलम की वाहिकाओं द्वारा जल का परिवहन हो जाएगा पेड़ के प्रत्येक भाग में। जैसा कि यहाँ पर पहुँच रहा है, यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ग्लूकोज पहुँच रहा है, ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है, यानी यहाँ पर ये भोजन का परिवहन हो रहा है फ्लोएम द्वारा। तो उसी प्रकार से जड़ से मूलरूम द्वारा जल को अवशोषण कर लिया जाएगा, पेड़ के प्रत्येक भाग में जल को पहुँचाया जाएगा। पत्ती में हुआ, पेड़ का ऊपरी भाग हुआ। अब यहाँ पर पत्तियों में जब जल पहुँचेगा तो यहाँ पर पत्ती में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र होते हैं छिट्टे टाइप के होते हैं, कुछ इस प्रकार से बिंदी टाइप के होते हैं रंध्र। पत्तियों में रंध्र पाए जाएंगे। इन रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जल पहुँचेगा तो जो यहाँ पर वाष्पोषण क्रिया हो जाएगी रंध्रों द्वारा, क्योंकि जब जल पहुँचेगा तो यहाँ पर प्रकाश तो पड़ ही रहा है पत्तियों पर। जब पत्तियों पर प्रकाश पड़ेगा और जल की उपस्थिति होगी तो वाष्पोषण क्रिया होगी, तो इससे गैस बनकर भाप बनकर जल उड़ जाएगा। तो ये हमारा हुआ जल का परिवहन किस प्रकार से होता है। अब हम जानते हैं पादपों में फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम यानी फूड यानी भोजन का परिवहन किस प्रकार से होता है। जैसा कि हमें मालूम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो पत्तियों में मंड बनता है, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी हरित लवक पाण मध्य तक जो कोशिका है उसमें हरित लवक पाया जाता है। तो ये क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। और हमें पेड़ पौधों में पत्तियों को रसोई घर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भोजन का निर्माण हो रहा है। जो फ्लोएम की चलानी है, फ्लोएम की क्या है, चलानी है, उनके द्वारा पौधे के प्रत्येक भाग में भोजन का परिवहन कर दिया जाता है। लाइक जैसे हुआ जड़ों में और पेड़ के ऊपरी भागों में। तो जैसे आपको दिख रहा होगा ये फ्लोएम पर ही आधारित है चित्र, लेकिन मैंने आपको इसमें जाइलम का भी बता दिया है। तो ये इस प्रकार से होती है क्रिया
पादों में। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं अपने शरीर में यानी मनुष्य में किस प्रकार से होता है परिवहन। तो आप देख पा रहे होंगे ये है मानव तंत्र, जिसमें कि यहाँ पर ये फैली हुई है ये नलिकाएं 2 रंग की हैं, एक बैंगनी और लाल। यही नलिकाएं परिवहन का कार्य करती हैं हमारे शरीर के अंदर। जैसे कि अंग भी हुआ हृदय, वृक्क, फेफड़े, इनमें यही नलिकाएं कार्य करती हैं। अब इनके बारे में हम जानेंगे। तो लाल वाली है, इसको बोलेंगे हम धमनी, और जो नीली दिख रही है आपको, ये इसको बोलेंगे सिरा। ये बैंगनी भी हो सकती है और नीली भी हो सकती है। धमनी लाल भी हो सकती है, गुलाबी हो सकती है। तो ये धमनी और सिरा होती हैं। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें यानी जुड़ जाएं, तो वहाँ पर केशिका गुच्छ का निर्माण हो जाता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। धमनी और सिरा में अंतर बहुत ज़्यादा आता है, तो मैं आपको अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ इनके बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, धमनी और सिरा कार्य करते हैं हमारे शरीर में परिवहन का। तो जो धमनी होती है वो शुद्ध रुधिर का परिवहन करती है, यानी शुद्ध रुधिर यानी खून, जिसको बोलते हैं रक्त, ब्लड, शुद्ध रुधिर को प्रवाहित करती है। और साथ में ये हृदय से अंगों की ओर ले जाती है रुधिर को। और जो सिरा होती है ये अशुद्ध रुधिर को प्रवाहित करती है, जो कि अंगों से हृदय की ओर ले जाती है रुधिर को। हृदय की ओर क्यों ले जाती है अंगों से? क्योंकि हृदय में रक्त का यानी खून का, ब्लड का शुद्धिकरण होता है। दोनों नलिकाओं में एक पल्मोनरी होती है, पल्मोनरी पाई जाती है। जैसे कि हमें मालूम है कि धमनी शुद्ध रुधिर को प्रवाहित करती है, तो इसमें पल्मोनरी होगी अशुद्ध की। और जैसे कि हमें मालूम है कि सिरा करती है अशुद्ध रुधिर को प्रवाहित, तो इसमें होगी पल्मोनरी शुद्ध रुधिर को प्रवाहित करेगी। धमनी में रुधिर का सबसे तीव्र गति से प्रवाहित होता है, यानी तीव्र गति से जाएगा रक्त। और सिरा में बहुत धीमी गति से, यानी धमनी की अपेक्षा रुधिर धीमी गति से प्रवाहित होगा। धमनी तंत्र का निर्माण करती है और सिरा तंत्र का निर्माण करती है। और ये तो मैंने आपको बता दिया, जब दोनों जुड़ जाती हैं, इन दोनों के सिरे आपस में जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पर केशिका गुच्छ का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि पादप और मनुष्य में किस प्रकार से परिवहन होता है।